हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 6, दैट इज मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको क्या पढ़ना है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति। वंशागति का आणविक आधार आपको पढ़ना है। तो आप सबको पता है कि वंशागति का जो आणविक आधार है वो है डीएनए। तो ऑल अबाउट डीएनए आपको जानना है इस चैप्टर में। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से पिछले कुछ सेशंस में आप समझ चुके हैं। डीएनए किस तरह से, डीएनए को क्यों हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन कहते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है वो। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके की होती है, आपकी डीएनए होती है और आरएनए, जो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है ना। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके क्या बनाते हैं, आपका न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड की एक सिंगल चेन लगी होती है, और डीएनए जो है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की दो चेन्स आमने सामने लगी होती हैं और वो एंटी पैरेलल लगी होती हैं। यानी कि यदि जो इधर वाला लेफ्ट वाला अगर बेस बैकबोन जो है उसमें अगर फिफ्थ कार्बन, फ्री कार्बन ऊपर की साइड है और थर्ड फ्री कार्बन नीचे की साइड है, तो अगले उसके सामने वाले स्ट्रैंड में नीचे की साइड में फिफ्थ फ्री कार्बन होगा और ऊपर की साइड में 3 फ्री कार्बन होगा। यानी कि एक सीधी और एक उल्टी इस तरह से लगे रहते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस भी आपस में अटैच होते हैं। तीनों अटैचमेंट, जहां पे फॉस्फेट ग्रुप आपका शुगर से अटैच हो रहा है और शुगर आपका नाइट्रोजनस बेस से अटैच हो रहा है, नाइट्रोजनस बेस आपका फिर अगले सामने वाले स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस से अटैच हो रहा है। तो तीनों के बीच में अलग अलग बॉन्ड पाया जाता है। फॉस्फेट शुगर से अटैच करता है, वो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है शुगर और उसके बीच में, और आपका पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, जो आपके प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की सहायता से नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े रहते हैं। दो नाइट्रोजनस बेस, दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक समान होता है। कैसे? यदि कोई प्यूरिन है तो साथ में उसके पिरिमिडिन अटैच होगा, और यदि सामने की तरफ पिरिमिडिन है तो साथ में उसके प्यूरिन अटैच होगा। तो कुल मिलाकर के 3 रिंग्स, एक प्यूरिन में आपका पिरिमिडिन में 1 रिंग और प्यूरिन में 2 रिंग्स होती हैं। तो उसको जब हम अटैच करेंगे तो कुल मिला के अल्टीमेटली होगा क्या कि पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक की सारी ओवरऑल लेंथ में डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस अटैच होंगे उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन मिला करके 3 रिंग्स एक साथ अटैच हो जाएंगी। तो वो तीनों रिंग्स, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक 3 रिंग्स का स्ट्रक्चर रहेगा, इसलिए वो डिस्टेंस जो है ऊपर से नीचे तक एकदम एक समान होगा। आज की क्लास में अब हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और डीएनए की पैकेजिंग किस तरह से होती है उसके बारे में समझेंगे। कल हमने बात करी थी कि डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको फॉस्फेट का स्ट्रक्चर अलग बता दिया था पूरा, H3PO4 उसका फॉर्मूला भी बताया था। फिर मैंने आपको शुगर कितने प्रकार की होती है जो आपकी न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होती है उसके बारे में बताया था कि 2 प्रकार की शुगर होती है आपकी, होती है एक डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर और दूसरी होती है राइबोज पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज जो शब्द आया, पेंटोज शब्द आया कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन्स कितने अटैच हैं उससे आपका पेंटोज शुगर नाम दिया गया। तो पेंटोज शुगर भी 2 प्रकार की होती है आपकी, एक डीएनए और दूसरी आरएनए। आरएनए जो है, अगर उसमें कौन सी शुगर पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है उसकी अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो आरएनए में C5H10O5 ये फॉर्मूला है उसमें लगने वाले पेंटोज शुगर का। और यदि हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो फॉर्मूला लगेगा पेंटोज शुगर का वो होगा आपका C5H10O4। अब दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों फॉर्मूलाज में आपको एक चीज डिफरेंस दिख रहा है। राइबोज में O जो है O मॉलिक्यूल वो 5 है
और डीऑक्सीराइबोज में ओ मॉलिक्यूल जो है वो 4 है, मतलब कि एक ओ का मॉलिक्यूल डिलीट कर दिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं इसीलिए उसको डीऑक्सीराइबोज डिलीट ऑक्सीजन राइबोज शुगर कहते हैं, है ना। ये केवल लर्न करने का तरीका है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि किस तरह से, देखो हम कल देख रहे थे कि बेस पेयर जो ह्यूमन डीएनए में होते हैं 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, मनुष्यों में जो डीएनए पाया जाता है, या कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए, तो हम स्पेसिफिक ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इसमें 0.34 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.6 इंटू 10⁹ है ना। अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ कैसे निकले, लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए का स्ट्रैंड होता है। एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए का स्ट्रैंड सेट नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो कुछ तो ऐसा करता होगा जिससे वो अपने आप को न्यूक्लियस के अंदर सेट कर लेता होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि बच्चा जो है माँ के गर्भ में कैसे सेट होता है। माँ का गर्भ तो छोटा है और बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अब उसका पैर जो है वो सिकुड़ा रहेगा, पैर ऊपर के फोल्डेड, थोड़ा सा अपने आप को फोल्ड करेगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाएगा, थोड़ा सा अपने आप को अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा, तब जाके सेट होगा। बिल्कुल उसी तरह से डीएनए भी अपने आप को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट करता है, अपने आप को जैसे स्पाइरली कॉइल्ड करता है और बहुत ज्यादा कॉइल्ड करता है, बिल्कुल बहुत नजदीक वो कॉइल्ड, जैसे बिल्कुल जैसे स्प्रिंग जैसे होता है। अगर उसको आप ध्यान में करें तो स्प्रिंग का वायर बहुत बड़ा होता है अगर आप उसको खींचते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग की वायर कॉइल्ड फॉर्म में बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती हैं, और उसके बाद स्प्रिंग जो है वो कैसा हो जाता है, साइज में छोटा। तो इसी तरीके से डीएनए की भी पैकेजिंग होती है ना। तो अब हम आज जानेंगे कि जैसे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स देखो उसमें तो आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है ना, लेकिन डीएनए उसके पूरे सेल में फिर भी नहीं फैला होता है, उसमें प्री डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, उसके बावजूद भी डीएनए उसमें पूरे सेल में फैला हुआ नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसके बावजूद भी डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, उसके बावजूद भी डीएनए जो है पूरे सेल में नहीं फैला हुआ होता, ठीक है। इन सर्टेन रीजन्स कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स, डीएनए क्या होता है, डीएनए हमेशा निगेटिवली चार्ज्ड होता है, इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स एंड इज हेल्ड बाय सम प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, वो क्वेश्चन जब आज का सेशन कंप्लीट होगा लास्ट में हम पूछेंगे कि डीएनए में क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। आपका डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है, और कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। बेसिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में। जब हम डीएनए के ऑर्गेनाइजेशन की बात यूकैरियोट्स में करते हैं, तो यूकैरियोट्स में दे हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। आपको पता है कि यूकैरियोट्स में हिस्टोन्स नाम के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पॉजिटिव एंड बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड बेसिक एमिनो एसिड्स रेसिड्यूज, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन जो है ये दोनों हिस्टोन प्रोटीन्स में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। हिस्टोन कैसा होता है, हिस्टोन ऑक्टेमर, हिस्टोन ऑक्टेमर यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन ऑक्टेमर किसको कहते हैं, यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन। एक हिस्टोन्स का 8 मॉलिक्यूल मिला करके आपका हिस्टोन का ऑक्टेमर बनाता है, ठीक है। डीएनए क्या है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड विंड्स अराउंड
हिस्टोन ऑक्टेमर पॉजिटिवली चार्ज्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डीएनए है, डीएनए का ये स्ट्रैंड है, ये जो आपको गोल गोल दिखाई पड़ रहा है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, जिसके बारे में, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पूरी चर्चा करी। ठीक है, तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, किसके ऊपर लिपटा हुआ है? आपका हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर लिपटा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से लिपटा रहता है। अब अभी हम ये जान लेंगे कि इसमें हिस्टोन्स जो हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे कि डीएनए किस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा रहता है। अब लिपटा और चिपका कैसे रहता है? क्योंकि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और हिस्टोन ऑक्टेमर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो अपने ऊपर डीएनए को इस तरह से लपेटे हुए रहता है। ठीक है, अभी हम ब्रीफ में बात कर लेंगे कि न्यूक्लियोसोम कैसे बनते हैं, जिसकी बात हो रही है यहाँ पे। वन न्यूक्लियोसोम हैज अप्रॉक्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि डीएनए का एक ट्विस्ट में 10 बेस पेयर्स होते हैं, ऐसा हमने ऊपर पढ़ा था। तो एक न्यूक्लियोसोम में लगभग कितने, एक ट्विस्ट में 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट है, यानी कि लगभग 20 कॉइल्स, लगभग 20 ट्विस्ट जो है वो एक न्यूक्लियोसोम में होता है। लगभग एक न्यूक्लियोसोम में 20 बेस पेयर्स होता है। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इसको सिंगल को हम एक न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसको सिंगल को हम क्या कहते हैं? एक न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम्स इन अ क्रोमैटिन रिजेंबल बीड्स प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। ये आपको मोती के दानों की तरह दिखाई पड़ती है स्ट्रिंग पे, डीएनए की स्ट्रिंग पे। ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये आपको बीड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। Beads on string structure in chromatin are further packaged to form chromatin fibers, which further coil and condense to form chromosomes during metaphase. अब यहाँ पे बात होने लग गई सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा ये क्रोमैटिन जो है ये कंडेंस होने लग जाता है और उसके बाद फिर क्रोमोसोम का शेप दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसमें क्रोमोसोमल स्टेज जो है वो केवल सेल डिवीजन के टाइम पर ही दिखाई पड़ती है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं? एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल, है ना। तो अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह से, पहले ये पूरा जान लेंगे ऊपर वाला, इतना हमने देखा, इसको आप नोट कर सकते हैं। पहले इसको अच्छी तरह से आप समझेंगे तब नोट करेंगे। मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझा देती हूँ ताकि दोबारा से कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको हम और अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये आपका नोट्स का फॉर्म हो गया, अब हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये है बच्चों आपका डीएनए का जो हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर। इसमें हम आज पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे होती है? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जैसे अगर आप ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल लेते हैं, हम पैकेजिंग डीएनए सीखेंगे तो उसमें हम ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल लेंगे। ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल की लेंथ क्या होती है? डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन, इसकी लंबाई क्या होती है? डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन लेते हैं तो लेंथ क्या होती है डीएनए की? क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर की लेंथ होती है। ठीक है, 2.2 मीटर लंबी होती है, लंबी होती है। अब देखो ये इतनी बड़ी लंबाई है ना, 2.2 मीटर की इतनी बड़ी लंबाई एक टिपिकल न्यूक्लियस में सेट नहीं हो सकती, है ना। एक टिपिकल न्यूक्लियस
में इतने लंबाई का डीएनए जो है वो अकोमोडेट नहीं हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक छोटे से घर में बहुत सारे लोग, अगर सोचो कि एक ही कमरे में, जैसे कि लिफ्ट में बहुत सारे लोग नहीं अकोमोडेट हो पाते हैं ना, उसी तरह से जिसका जब कमरे का साइज ही उतना बड़ा नहीं है तो इतना बड़ा लेंथ का डीएनए कैसे अकोमोडेट होगा, है ना, नहीं हो सकता। तो अब हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस में इसको सेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये सेट होता न्यूक्लियस में ही है, तो इसको न्यूक्लियस में सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, या एकोमोडेट कराने के लिए उसको इसमें क्या करना पड़ता है, इसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है। अगर टिपिकल न्यूक्लियस में इतने लंबाई का डीएनए अगर एकोमोडेट कराना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें करनी पड़ेगी पैकेजिंग। इसकी हमें क्या करनी पड़ती है, पैकेजिंग करनी पड़ती है। मतलब हमें क्या, डीएनए खुद पैकेजिंग कर लेता है अपनी एकोमोडेशन के द्वारा। ये है क्या, सारी तो नेचुरल चीजें ही हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें पता लग गया है तो हम इसको पढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें कॉम्पैक्शन करने के लिए डीएनए में क्या करना पड़ता है, कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। जैसे हमने जब 11th क्लास में पढ़ा था कि फ्लावर में क्या होता है, कंडेंस, बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है तो फ्लावर जो है, फ्लावर के बहुत सारे नोड्स पे, अलग अलग नोड्स पे प्रेजेंट होता है, एंड्रूशियम, गाइनीशियम, कोरोला, कैलिक्स, और वो बहुत ज्यादा कंडेंस होता है तो फ्लावर बन जाता है ना। तो क्या कंडेंस्ड फॉर्म होता है आपका स्टेम का। उसी तरह से डीएनए भी क्या होता है, कंडेंस। मैंने आपको स्प्रिंग का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको ऐसे स्प्रिंग का एग्जाम्पल दिया। ये खींची हुई स्प्रिंग है और ये कैसी है सेम स्प्रिंग ही। देखिए ये कैसी है, ये आपकी कॉम्पैक्ट स्प्रिंग है, ये आपकी कैसी है, कॉम्पैक्ट स्प्रिंग है, और यही आपकी खींची हुई स्प्रिंग है, खींची हुई स्प्रिंग है। तो दोनों में क्या है, लंबाई आपको दिखाई पड़ रही है अलग। ये ज्यादा लंबी दिखाई पड़ रही है आपको, ये आपको छोटी दिखाई पड़ रही है। तो ये जो है ये किसी छोटी जगह में भी सेट हो जाएगी, ये आपकी किसी छोटी जगह में भी सेट हो जाएगी, है ना। लेकिन बड़ी वाली को अगर आपको सेट करना है तो उसके लिए आपको बड़ी जगह चाहिए। तो उसी तरह से हम आज पूरा डीएनए की पैकेजिंग के बारे में समझेंगे कि किस तरह से डीएनए जो है अपने आप को पैकेजिंग के द्वारा अपने न्यूक्लियस में एकोमोडेट कर लेता है, अपने न्यूक्लियस में सेट कर लेता है। तो कॉम्पैक्शन कैसे होता है, क्या तरीका होता है, उसको हम समझेंगे। कॉम्पैक्शन जो है डीएनए का, कॉम्पैक्शन ऑफ DNA occurs by अभी हमने डिस्कस करा कि प्रोटीन्स का उसमें यूज होता है। तो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, कुछ बेसिक प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ बेसिक प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो बेसिक प्रोटीन जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका यूकैरियोट्स में और दूसरा प्रोकैरियोट्स में। तो ये क्या है आपके, इसमें क्या होंगे, पॉली एमीन्स इन प्रोकैरियोट्स, और आपका हिस्टोन्स होते हैं यूकैरियोट्स में, हिस्टोन्स इन यूकैरियोट्स। यानी कि दो तरीके के प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स दो तरीके के इन्वॉल्व होते हैं। एक पॉलीएमीन्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स। दो तरीके के प्रोटीन, आपका पॉलीएमीन्स प्रोकैरियोट्स में इन्वॉल्व होते हैं और आपका हिस्टोन्स जो है वो यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दो तरीके के प्रोटीन्स का नाम आपको याद हो गया। अब प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग के लिए प्रोकैरियोट्स में
डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है? इसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं बच्चों नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना। हम क्या बोल सकते हैं उनको? नॉन हिस्टोन नहीं होता तो क्या होता है? नॉन हिस्टोन होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक। अब ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये आप क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोइड या क्या कहलाते हैं? जीनोफोर। जीनोफोर कहलाते हैं। अब हम बात करें अगर यूकैरियोट्स की, हम किसकी बात करें? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में किस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है? यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग इसमें कैसे होती है? तो यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग में कौन हेल्प करता है? उसमें आपका हेल्प करता है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, ठीक। हिस्टोन्स हेल्प करते हैं। कैसे? हिस्टोन दो तरीके के होते हैं। हिस्टोन जो है वो दो तरीके के होते हैं। आपका एक होता है बच्चों लाइसीन, लाइसीन, और दूसरे तरीके का होता है आर्जिनिन। अब ये सारे नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे और ये दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं हिस्टोन में। ये दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक। हिस्टोन प्रोटीन पे क्या होता है कि डीएनए की रैपिंग होती है। हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए की रैपिंग होती है, यानी कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अपने आप को लपेट लेता है। तो अगर ये पूछा जाए कि न्यूक्लियोसोम, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, न्यूक्लियोसोम किसको कहते हैं? तो एक हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर जब डीएनए अपने आप को रैप कर लेता है तो उस एक बीड को क्या कहते हैं? आप न्यूक्लियोसोम कहते हैं, है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन पर, हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए की रैपिंग के बाद, डीएनए की रैप कर लेता है अपने आप को, यानी कि लपेट लेता है। रैपिंग के बाद कुछ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। क्या होगा? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। और यही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बच्चों? यही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। उसी को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें क्या क्या चीज होती है ना। पहले हमने जाना हिस्टोन में लाइसीन और आर्जिनिन जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अब हिस्टोन में और क्या क्या चीज होती है ये हम जानेंगे। पूरा आप एक बार समझ लेंगे तो आपको फिर बाद में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। हिस्टोन में आपका होता है, एक तो होता है आपका H1, H1, ठीक। दूसरा होता है आपका H2B, तीसरा होता है आपका H2A, चौथा होता है आपका H3 और पांचवा होता है आपका H4। कितने हो गए? 5 प्रकार के। ये हो गया 1, 2,
3, 4 और 5। 5 प्रकार के आपके हिस्टोन प्रोटीन में मॉलिक्यूल जो हैं वो होते हैं। अब किस तरह से ये अटैच होते हैं जिससे आपका हिस्टोन का ऑक्टेमर बनता है, जिस पर डीएनए क्या होता है, अपने आप को रैप करता है, इसको हम समझ लेंगे। तो हिस्टोन जो है क्या बनाता है, एक ऑक्टेमर बनाता है, ये आप सबको पता है। हिस्टोन जो है क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एक ऑक्टेमर बना रहा है। अब ऑक्टेमर का मतलब क्या है, ऑक्टा का मतलब क्या है, ऑक्टा का मतलब है इटसेल्फ 8, यानी कि कोई ऐसा प्रोटीन का अणु जिसमें 8 अणु मतलब 8 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्टेमर कहलाता है। ठीक, किस तरीके से बना होता है, मान लीजिए कि ये एक हुआ, ठीक है, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा। ठीक, अब इसके पीछे भी है बच्चों, यहाँ पे एक जस्ट इसके पीछे, एक इसके भी पीछे जस्ट, और इसके भी पीछे आपको दिख रहा है, और इसके भी पीछे, बिल्कुल आगे पीछे अटैच होते हैं, एकदम आगे पीछे अटैच होते हैं। ये हो गया आपका H2B, ठीक है, ये हो गया H2A, यहाँ पे लगा होता है H3 और यहाँ पे लगा होता है H4। अब ये भी है H2B, ये भी है H2A, ये भी है H3 और ये भी है H4, यानी कि 4 आगे 4 पीछे इस तरह से अटैच होते हैं। इसको कैसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ एक पीछे बना हुआ है, इसमें भी आपका पीछे लगा हुआ है, आगे भी लगा हुआ है, यानी कि 4 आगे और 4 पीछे कैसे लगे होते हैं, 4 आगे 4 आगे और 4 पीछे सेम मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है ऑक्टेमर कैसे बनता है। 8 अणु आपस में आगे पीछे अटैच होकर के ऑक्टेमर बनाते हैं, जिसमें H2A आगे पीछे 2 हो गया, H2B 2 2 4 और नीचे 4, तो कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये बन गया 8 अणुओं का हिस्टोन ऑक्टेमर बना। ये क्या बना, 8 अणुओं का हिस्टोन ऑक्टेमर, हिस्टोन ऑक्टेमर। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर है, इस हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर ही क्या होती है, रैपिंग होती है डीएनए की। इसी हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर ही रैपिंग होती है डीएनए की। कहीं कुछ कंफ्यूजन होगी बच्चों तो हैंड रेज के माध्यम से आप उस समय ही पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम के लिहाज से ही और आपका कंपटीशन के लिहाज से भी, है ना। इससे नीट में भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो बच्चे मेडिकल का एंट्रेंस देंगे, और वैसे भी बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर उसको ब्रीफ करके नहीं पढ़ेंगे, बुक में जितना लिखा हुआ है उससे थोड़ा ज्यादा ब्रीफ करके नहीं पढ़ेंगे, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो समझने के लिए थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हिस्टोन ऑक्टेमर जो है वो बन गया, 4 अणु आगे और 4 अणु पीछे। हिस्टोन ऑक्टेमर में क्या क्या चीज थी ये हमने देखा, H1 है, H2B, H2A, H3 और H4। तो जब हम ऑक्टेमर बना रहे हैं तो हमने देखा कि ये और ये चारों अणु यूज हो गए, ये अभी यूज नहीं हुआ है, इसके बारे में हम अभी और बात करेंगे। ये जो ऑक्टेमर है जब डीएनए से रैप करता है तो H1 वाला मॉलिक्यूल क्या करता है, उसको दोनों को अपने साथ अटैच करने के लिए एक सीधी स्ट्रैंड में खड़ा होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे कि हिस्टोन का ऑक्टेमर जो है, हिस्टोन
का ऑक्टेमर जो बनेगा उसमें इस तरीके से 4 मॉलिक्यूल अटैच होंगे, इस तरीके से 4 अटैच होंगे। ठीक, और यहाँ पे H3 और यहाँ पे H4। अब जस्ट इनके पीछे इन सब की कॉपी रहेगी, जस्ट इनके पीछे इन सब की कॉपी रहेगी। तो यानी कि 2-2 हो गए, तो 2-2 मिला के क्या हुआ, 4 से 8। ठीक है, कॉपी रहेगी तो कितने हो गए, ये 8 हो गए। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका हिस्टोन ऑक्टेमर हो गया। ठीक है, तो हिस्टोन ऑक्टेमर जो है उसको आप कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टेमर को आप कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कहते हैं। हिस्टोन octamer is the core of nucleosome। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियोसोम क्या चीज है ना। तो अब हम इसको बस एक देखो, अब समझ में आ गया आपको कि हिस्टोन ऑक्टेमर ठीक कैसा होता है। हिस्टोन ऑक्टेमर आपका ये है कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या है आपका, वो निगेटिवली चार्ज के साथ अटैच होता है। निगेटिवली चार्ज क्या है, निगेटिवली चार्ज है आपका डीएनए, और पॉजिटिवली चार्ज क्या है आपका बच्चों, ये हिस्टोन का ऑक्टेमर। हिस्टोन ऑक्टेमर, या इसी को आप क्या कह देंगे, इसको हम अगर चाहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन, है ना। प्रोटीन के साथ निगेटिव पॉजिटिव अटैच होते हैं और उसके बाद वो रैप कर लेते हैं। तो अब हम कल किस तरह से ये अपने को कॉम्पैक्ट करता है उसको समझेंगे। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देखा। जो भी डीएनए का अगर बहुत ज्यादा हम एक्सपेंड करके माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में अगर उसको देखते हैं तो उसमें डीएनए में जो छोटे छोटे बीड्स के जैसी संरचना दिखाई देती है, मोतियों के जैसी गोल गोल, वो हर गोल गोल जो संरचना होती है वो आपका न्यूक्लियोसोम होता है। तो एक न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, हिस्टोन ऑक्टेमर कैसे बनता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच होते हैं उसके बारे में चर्चा करी। कल हम इसी डीएनए पैकेजिंग के थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया है और किस तरह से हिस्टोन जो है वो अपने आप को अंदर रखता है। मान लीजिए कि ये एक हिस्टोन प्रोटीन है ना, इस पर अगर कोई भी स्ट्रैंड को ऐसे लपेट दिया जाए तो उसी तरीके की आपकी एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर होती है। क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए तो आप एग्जाम में भी बहुत आसानी से लिख पाते हैं, और इसके अंदर कुछ अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो उनको भी आप इजीली कर पाते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन होने पर आप एक बार पूछ भी सकते हैं। That's all for today. Have a nice day. Take care.